हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो को हम महा मैराथन कहेंगे क्योंकि इसमें आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 अकाउंट के, 20 आपके यूपी जीके के। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना और पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो बहुत ही सबसे स्पेशल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला, पुस्तपालन तथा लेखा कर्म की प्रणालियाँ हैं, कितनी हैं? 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं? तो पुस्तपालन तथा लेखाक्रम की प्रणालियाँ आपकी 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? तो चलिए पहले देखते हैं कि पुस्तपालन क्या होता है। पुस्तपालन का आशय है कि व्यापारिक लेन देन को प्रारंभिक पुस्तकों व खातों में लिखना होता है। पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता किसे कहा जाता है? पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता आपके लुकास पैसियोली को कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1494 में इटली के वेनिस नगर में हुई थी। लेखाक्रम क्या होता है? लेखाक्रम का आशय है कि किसी व्यवसाय के आर्थिक लेन देन को नियमों के मुताबिक पुस्तकों में रिकॉर्ड करना होता है। पुस्तपालन तथा लेखाक्रम की 4 प्रणालियाँ होती हैं। कौन कौन सी? आपकी एक हो गई है रोकड़ प्रणाली, आपकी दूसरी हो गई इकहरी लेखे की प्रणाली, थर्ड हो गई दोहरा लेखा प्रणाली, फोर्थ आपकी होगी भारतीय बही खाता प्रणाली अथवा महाजनी खाता प्रणाली। तो ये आपकी 4 पुस्तपालन तथा लेखाक्रम की प्रणालियाँ हो गई हैं। इसके प्रारंभकर्ता यानी इसके खोजकर्ता कौन है? लुकास पैसियोली को माना जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1494 से इटली के वेनिस नगर से हुई। कहाँ से? इटली के वेनिस नगर में। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट का सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तपालन का अर्थ है। पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को कार्यालय में रखना, व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना या इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकों का अर्थ होता है व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना। कहाँ पे? पुस्तकों में। नीचे देखिए नोट में लिखा है कि पुस्तपालन का आशय है कि व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों या खातों में लिखना होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, पुस्तपालन अनिवार्य है किसके लिए? एकल व्यापारी के लिए, साझेदारी के लिए, कंपनी व्यवसाय के लिए या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए? तो पुस्तपालन आपका कंपनी व्यवसाय के लिए अनिवार्य होता है। किसके लिए होता है? कंपनी के व्यवसाय के लिए अनिवार्य होता है। ऑप्शन सी सही है। 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली में, फ्रांस में, अमेरिका में या ब्रिटेन में? तो दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत आपकी इटली में वेनिस नगर है। अभी मैंने बताया कि इटली के वेनिस नगर से हुई है। कहाँ? वेनिस नगर से इसकी शुरुआत हुई है। दोहरा लेखा प्रणाली, ये देखिए नोट में क्या है कि दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत इटली के वेनिस नगर में रहने वाले गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और लेखक लुकास पैसियोली ने 1494 में की थी। और इनके पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। क्या? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। और इसके 2 भाग भी होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक हो गया है डेबिट
और सेकेंड वाला हो गया क्रेडिट। ये आपके इसके दो भाग हो गए हैं दोहरा लेखा प्रणाली के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 का ए सही है। इटली से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1349 में, 1402 में, 1494 में या 1530 में। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग 1494 में हुआ। कब हुआ? 1494 में। ऑप्शन सी सही है, 5 का सी सही है। 1494 में लूकास पैसियोली के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत समस्त खातों को विभाजित किया जाता है 2 खातों में, 4 खातों में, 3 खातों में या 6 खातों में। तो अभी मैंने पहले बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली को 2 खातों में विभाजित किया जाता है। एक तो हो गया डेबिट और दूसरा हो गया क्रेडिट। इसमें इन खातों में आपको विभाजित करना है, विभाजित किया जाता है। देखिए नोट में भी लिखा है कि दोहरा लेखा प्रणाली को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 6 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है रोकड़ पुस्तक है। रोकड़ पुस्तक क्या है? ऑप्शन ए प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, ऑप्शन बी खाता बही, ऑप्शन सी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक तथा खाता बही दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ पुस्तक आपकी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक तथा खाता बही ये दोनों होती हैं। चलिए रोकड़ पुस्तक होता क्या है ये भी देख लेते हैं। रोकड़ पुस्तक का आशय है नगद लेन देन का हिसाब रखने वाली एक बही होती है। इसमें नगद में मिली रकम तथा नगद में खर्च की गई रकम का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको रोकड़ बही, कैश बुक या रोकड़ पुस्तक ये सभी कहा जाता है। रोकड़ बही, कैश बुक, रोकड़ पुस्तक ये सभी आपको कहा जाएगा। रोकड़ पुस्तक को ये सभी नाम दिए गए हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अंकेक्षण का विशिष्ट कार्य नहीं है? ऑप्शन ए संगठन संरचना की जांच, ऑप्शन बी अनुसंधान करना अपनी ओर से, ऑप्शन सी योजनाओं तथा लक्ष्यों का मूल्यांकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि आंतरिक अंकेक्षण का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है, वो बताना है। तो वो आपका अनुसंधान करना अपनी ओर से, अपनी ओर से अनुसंधान करना, ये इसका नहीं है। ऑप्शन बी सही, 8 का बी। आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? आंतरिक अंकेक्षण एक संस्था या कंपनी के हिसाब किताब की समय समय पर उनके वेतन प्राप्त कर्मचारियों द्वारा की गई जांच को आप आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण। ये हो गया आपका आंतरिक अंकेक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी ओर से अनुसंधान करना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अंकेक्षण के तृतीय पक्ष पुष्टि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बैंक शेष की पुष्टि, ऑप्शन बी जमानत जमा की पुष्टि, ऑप्शन सी प्रासंगिक देयताओं की पुष्टि, या ऑप्शन डी विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष की पुष्टि। तो इसमें बताना है कि अंकेक्षण के तृतीय पक्ष की पुष्टि से क्या तात्पर्य है। तो विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष की पुष्टि ये आपका तात्पर्य है। चलिए इसको बेसिक से जानते हैं कि तृतीय पक्ष अंकेक्षण एक अंकेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। तृतीय पक्ष अंकेक्षण एक अंकेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है जो निष्पक्ष और आपूर्तिकर्ता ग्राहक संबंध में स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष पुष्टि, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता में,
नई दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपकी कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। देखिए नोट में भी लिखा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 6 दिसंबर 1966 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 10 का ए सही है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है जीवन बीमा में, समुद्री बीमा में, अग्नि बीमा में या चोरी बीमा में? तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस में नहीं होता है ये बताना है। तो यह लागू जीवन बीमा पे नहीं होता। किस पर नहीं होता? जीवन बीमा पे। ऑप्शन ए सही है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा पे लागू नहीं होता है। नोट में क्या है? नोट में है क्योंकि मानव जीवन का मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि नुकसान की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 11 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, पिन का पूरा नाम क्या है? पिन का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल आइडेंटिफाई नंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन बी सही है। 12 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रियल टाइम गैस सर्विस, ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आरटीजीएस का पूरा नाम होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन बी सही है। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस होता क्या है? आरटीजीएस यह एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसके जरिए बैंकों के बीच तुरंत और बिना किसी ब्याज के पैसे भेजे जा सकते हैं। यह सुविधा ज़्यादातर बड़े लेन देन के लिए दी जाती है। जैसे कि कम से कम आपके 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। कम से कम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जाता है। अधिक से अधिक 10 लाख का लेन देन आप 24 घंटे में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 13 का बी। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? भूमि व भवन, मशीनरी, ख्याति या फर्नीचर? तो इसमें बताना है कि स्थायी संपत्ति की श्रेणी में कौन नहीं आता है। तो आपकी ख्याति होती है जो स्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती है। स्थायी संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जो किसी व्यवसाय में लंबे समय तक रखी जाती है और जिसे फिर से बेचा नहीं जाता है, उसे हम स्थायी संपत्ति या दीर्घकालिक परिसंपत्ति भी कह सकते हैं। जैसे कि आपकी हो गई स्थायी संपत्ति भूमि, भवन, मशीन, उपकरण, कारखाना, दुकान, ये सभी आपकी स्थायी संपत्ति होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ख्याति आपकी स्थायी संपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, लाभांश खाते का आधिक्य प्रदर्शित करता है? शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, सकल लाभ या सकल हानि? तो लाभांश खाते का आधिक्य प्रदर्शित करता है आपका शुद्ध लाभ। क्या प्रदर्शित करता है? शुद्ध लाभ। ऑप्शन ए सही है। 15 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है 31 मार्च से, 1 अप्रैल से या 1 मार्च से या 15 मार्च से? तो कर निर्धारण वर्ष आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। 31 मार्च को समाप्त होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है। नोट में क्या है? नोट में है कर निर्धारण वर्ष उस अवधि को कहते हैं जिसमें
सरकार को देय आयकर की गणना के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की आय का मूल्यांकन किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष के बाद आता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये आपका कर निर्धारण वर्ष हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता कौन है? पिकिटस, बॉटली बॉय या अलेक्जेंडर या स्पाइसर एवं पेंगलर? तो अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता आपके अलेक्जेंडर हैं। कौन है? अलेक्जेंडर। अनुपात विश्लेषण क्या होता है? अनुपात विश्लेषण किसी कंपनी की बैलेंस शीट और आय विवरण की जांच करने की एक विधि है जिससे इसकी तरलता, परिचालन दक्षता और लाभप्रदता के बारे में पता चलता है, और इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर वाल माने जाते हैं। इन्होंने 1909 में अनुपात विश्लेषण पद्धति को विकसित किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, अनुपात विश्लेषण की पद्धति लागू हुई थी 1809 में, 1909 में, 1709 में या इनमें से कोई नहीं? तो अनुपात विश्लेषण की पद्धति लागू हुई, अभी मैंने आपको बताया कि 1909 में लागू होती। कब लागू होगी? 1909 में लागू हुई थी। ऑप्शन बी सही है। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर वाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्यक्तियों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित है। व्यक्ति में, कंपनी में, फर्म में या सत्ता में? तो व्यक्तियों का समुदाय आपका व्यक्ति में सम्मिलित है। किसमें? व्यक्ति में। ऑप्शन ए सही है, 19 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, तलपट बनाने की विधियां हैं योग विधि, शेष विधि, योग तथा शेष विधि या इनमें से सभी? तो तलपट बनाने की विधियां आपकी योग विधि भी है, शेष विधि है और ये दोनों, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 20 का डी है। नोट में क्या है? नोट देख लेते हैं। नोट में है, तलपट खाता बही के सभी खातों के नाम और उनके शेषों को दिखाने वाला एक विवरण है। तलपट खाता बही की शुद्धता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। तलपट बनाने की विधियां 3 प्रकार की हैं। पहली हो गई योग विधि, दूसरी हो गई शेष विधि, तीसरी हो गई शेष एवं योग विधि। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तलपट बनाने की विधियां ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही है, 20 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? ऑप्शन ए, खाता बही में गलत राशि की खतौनी। ऑप्शन बी, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में गलत राशि की खतौनी। ऑप्शन सी, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में प्रविष्टि लिखने से छूट जाना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? तो तलपट द्वारा खाता बही में गलत राशि की खतौनी की त्रुटि ढूंढी जाती है कि गलती से कोई गलत राशि की खतौनी तो नहीं हो गई, एंट्री तो नहीं हो गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का क्या नाम था? लूकास पैसियोली, हेनरी फोर्ड, एडम स्मिथ या फिर हेनरी फेयोल? तो दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का नाम लूकास पैसियोली है। कौन है? लूकास पैसियोली। ऑप्शन ए सही है, 22 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन, जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जर्नल, खाता बही, लाभांश खाता या इनमें से सभी? तो जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम खाता बही कहेंगे। क्या कहेंगे? खाता बही। ऑप्शन बी सही है, 23 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, क्रय पुस्तक में लेखा होता है। ऑप्शन ए, नगद तथा उधार क्रय का। ऑप्शन बी, समस्त संपत्तियों का उधार क्रय। ऑप्शन सी, संपत्ति का उधार क्रय।
ऑप्शन डी केवल माल का उधार क्रय। तो क्रय पुस्तक में आपका केवल माल का उधार क्रय का लेखा होता है। किसका होता है? केवल उधार माल का लेखा होता है। ऑप्शन डी सही, 24 का डी सही है। नोट में है क्रय पुस्तक, इसका उपयोग केवल माल की उधार खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन, तलपट एक प्रमाण है कि ऑप्शन ए पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं, ऑप्शन बी पुस्तकें गणितीय रूप में ठीक लिखी गई हैं, ऑप्शन सी खाता बही के समस्त शेष इससे सम्मिलित हैं, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यवहार का लेखा 2 बार किया गया है। तो तलपट एक प्रकार का आपका पुस्तकें गणितीय रूप में ठीक लिखी गई हैं। ऑप्शन बी सही है। तलपट का मिल जाना मात्र संख्यात्मक दृष्टि से शुद्धता का प्रमाण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण है। ऑप्शन ए रोकड़ बही का भाग, ऑप्शन बी पासबुक का भाग, ऑप्शन सी बैंक द्वारा तैयार किया गया विवरण, या ऑप्शन डी ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण। तो बैंक समाधान विवरण है आपका ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण होता है। बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जिसकी सहायता से हम अपनी पासबुक तथा अपने बैंक अकाउंट में अंतर का पता लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण। 26 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन, निम्न में कौन दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है? रोकड़ बही, तलपट, जर्नल या बैंक समाधान विवरण। तो दोहरा लेखा प्रणाली का बताना है कि कौन सा इसमें भाग नहीं है। तो रोकड़ बही भी इसका भाग है, तलपट भी इसका भाग है, जर्नल भी इसका भाग है। बैंक समाधान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। ऑप्शन डी सही है। नोट में क्या लिखा है? नोट में दिया है दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम के भाग यहाँ हैं। पहला हो गया प्रारंभिक लेखा या रोजनामचा, जर्नल, वर्गीकरण, तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, अंतिम खाते, रोकड़ बही। ये सभी आपके दोहरा लेखा प्रणाली के भाग हो गए। बैंक समाधान विवरण इसका भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है व्यापार खाते का शेष दर्शाता है शुद्ध लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ अथवा हानि, शुद्ध लाभ अथवा हानि। तो व्यापार खाते का शेष आपका कुल लाभ अथवा हानि दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुल लाभ अथवा हानि दर्शाता है। व्यापार खाता होता क्या है? व्यापार खाता एक निश्चित अवधि में होने वाले व्यापार से हुए सकल लाभ या हानि की जानकारी देने वाला लेखा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है व्यक्तिगत खातों के शेष दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल व्यापार खाते में, ऑप्शन बी केवल लाभांश खाते में, ऑप्शन सी केवल चिट्ठे में, या ऑप्शन डी व्यापारिक खाते एवं लाभांश खाते दोनों में। तो व्यक्तिगत खातों के शेष के आपके दर्शाए जाते हैं केवल चिट्ठे में। कहाँ पे? केवल चिट्ठे में व्यापारिक खातों के शेष दर्शाए जाते हैं। नोट में क्या है? व्यक्तिगत तथा वास्तविक खाते केवल आर्थिक चिट्ठे में दर्शाए जाते हैं तथा नाममात्र खाते आपके लाभांश और व्यापार खाते में दर्शाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि निर्धारण का आधार है कुल विक्रय है, कुल लागत है, परंपरानुसार है या शासकीय नियमानुसार है। तो कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि निर्धारण का आधार आपका कुल विक्रय होता है। क्या होता है? कुल विक्रय होता है। नोट में क्या है? नोट में दिया है कि एक लेखक अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देता है तो यह निश्चित रूप से उनसे बदले में कुछ शुल्क लेता है और यही शुल्क आपकी कॉपीराइट कहलाता है। यह सामान्य वर्ष के दौरान कुल विक्रय की राशि पर निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
कुल विक्रय आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत ह्रास लगाने की स्वीकृत विधियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत ह्रास लगाने की स्वीकृत विधियां आपकी 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है, राजकीय लेखांकन का मूल आधार है। ऑप्शन ए एक प्रविष्टि रोकड़ आधार, ऑप्शन बी द्विप्रविष्टि, ऑप्शन सी लेखांकन कोड या ऑप्शन डी समेकित निधि। तो राजकीय लेखांकन का मूल आधार आपका एक प्रविष्टि रोकड़ आधार है। क्या है? एक प्रविष्टि रोकड़ आधार। ऑप्शन ए सही है, 32 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है, दिवालिया, इंसॉल्वेंट तथा बैंकरप्ट भारतीय अधिनियम के अनुसार एक ही है, दोनों अलग हैं, स्पष्ट नहीं है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दिवालिया और बैंकरप्ट दोनों एक ही हैं। कैसे हैं? एक ही हैं। नोट में क्या है? नोट में दिया है, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालिया या बैंकरप्ट कहा जाता है। इसलिए ये दोनों एक ही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 33 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है, एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करते हैं के रूप में जाना जाता है। पूंजी बजट, विक्रय बजट, मास्टर बजट या लोचपूर्ण बजट। तो इसको हम कहेंगे मास्टर बजट। क्या कहेंगे? मास्टर बजट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 34 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है, किसी व्यापार द्वारा अर्जित प्रयुक्त संपत्ति की परिवर्तनीय या व्यापारिक क्षमता के पुनर्स्थापन के संबंध में पूर्व अवस्था में लाने या पुनः ठीक करने के लिए वहन किया गया व्यय क्या है? पूंजी व्यय, लाभगत या आगम व्यय, स्थगित आगम व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो किसी व्यापार द्वारा अर्जित प्रयुक्त संपत्ति की परिवर्तनीय या व्यापारिक क्षमता के पुनर्स्थापन के संबंध में पूर्व अवस्था में लाने एवं पुनः ठीक करने के लिए वहन किया गया व्यय आपका पूंजीगत व्यय होता है। कैसा व्यय होता है? पूंजीगत। ऑप्शन ए सही है, 35 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? ऑप्शन ए समस्त खातों के शेष के उद्देश्य से, ऑप्शन बी संपत्तियों तथा दायित्वों का तलपट, ऑप्शन सी व्यापार के आर्थिक स्थिति का निरीक्षण या ऑप्शन डी लेखांकन प्रविष्टि की गणितीय शुद्धता की जांच करना। तो तलपट आपका लेखांकन प्रविष्टि की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 36 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है, मूल्यह्रास की किस विधि में परिसंपत्ति खाता ब्याज के साथ डेबिट किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ष अंकों का योग विधि, ऑप्शन बी वार्षिक वृद्धि, ऑप्शन सी सेवा प्रति घंटा विधि या ऑप्शन डी बीमा पॉलिसी विधि। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यह्रास की किस विधि में परिसंपत्ति खाता ब्याज के साथ डेबिट किया जाता है? तो वार्षिक वृद्धि में परिसंपत्ति खाता ब्याज के साथ डेबिट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 37 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है, मूल्यह्रास कोष विधि के अंतर्गत ह्रास कोष खाते का शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए मूल्यह्रास कोष विनियोग खाता, परिसंपत्ति खाता, मूल्यह्रास खाता, सामान्य अनुरक्षित खाता। तो मूल्यह्रास कोष विधि के अंतर्गत ह्रास कोष खाते का शेष आपका हस्तांतरित किया जाता है सामान्य अनुरक्षित खाते में। कहाँ पे? सामान्य अनुरक्षित खाते में। ऑप्शन डी सही है, 38 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है, फीफो
एवं LIFO मूल्यांकन विधियां हैं विनियोग की, निर्गमित सामग्रियों की, तैयार उत्पादों की, या इनमें से सभी की। तो FIFO एवं LIFO मूल्यांकन विधि आपकी निर्गमित सामग्रियों की हैं। किसकी हैं? निर्गमित सामग्रियों की विधियां हैं। FIFO क्या होता है? FIFO फीफो का मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ। यह एक लेखा पद्धति है जिसका इस्तेमाल बेचे गए माल की लागत के गणना करने में किया जाता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी बाद में आओ पहले जाओ। यह एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन विधि है। इसका मतलब है कि सबसे हाल ही में खरीदी गई वस्तुओं को पहले बेचा या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 39 का बी सही है, निर्गमित सामग्रियों की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है? स्टील का उत्पादन, चीनी मिल, आटा मिल, या फलों का उत्पादन। तो इसमें बताना है कि निर्माणी उद्योग नहीं है। तो स्टील का उत्पादन निर्माणी उद्योग है, चीनी मिल निर्माणी उद्योग, आटा मिल निर्माणी उद्योग। फलों का उत्पादन आपका निर्माणी उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है व्यय, आय, आहरण या फिर पूंजी। तो व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिन मदों की वृद्धि होती है वह आपकी आय कहलाती है। क्या कहलाती है? आय कहलाती है। ऑप्शन बी सही है, 41 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जब, ऑप्शन ए धनराशि का भुगतान एक मुश्त में किया जाता है, ऑप्शन बी धनराशि बड़ी होती है, ऑप्शन सी एक व्यय चालू अवधि में लाभ के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी वह व्यय भविष्य में लाभ के लिए किया जाता है। तो पूछ रहा है कि एक व्यय जो पूंजीगत व्यय को क्या कहा जाता है? तो उसे हम वह भविष्य में लाभ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भविष्य में लाभ के लिए। ऑप्शन डी सही है, 42 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए एक वह व्यक्ति जो करदाता है, ऑप्शन बी जिनकी आय 5 लाख रुपए से अधिक है, ऑप्शन सी यदि व्यक्ति धारा 139 की उपधारा 4(a) के अंतर्गत अपनी कर विवरणी दाखिल करना चाहता है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो पैन कार्ड इनमें से एक वह व्यक्ति जो करदाता है उसके लिए भी आवश्यक है, जिनकी आय 5 लाख रुपए से अधिक है उसके लिए भी आवश्यक है, और यदि वह अपनी कर की विवरणी दाखिल करना चाहता है उसके लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 43 का डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है जब मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पहले आना पहले जाना विधि से, बाद में आना पहले जाना विधि से, साधारण औसत विधि से, या भारांकित औसत विधि से। तो जब मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो स्टॉक का मूल्यांकन बाद में आना पहले जाना विधि से किया जाना चाहिए। कैसे? बाद में आना पहले जाना विधि से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नोट में क्या है? नोट में है जब मूल्य में वृद्धि हो रही हो तो निर्गमित सामग्री के स्टॉक मूल्यांकन के बाद में आने वाले पहले जाना विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है समन्वय का उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए विलंब हटाना, ऑप्शन बी संघर्ष समाप्त करना, ऑप्शन सी सहयोग में वृद्धि करना, या ऑप्शन डी यह सभी। तो समन्वय का उद्देश्य होता है विलंब हटाना, संघर्ष समाप्त करना, सहयोग में वृद्धि करना, ये सभी। समन्वय होता क्या है? समन्वय का अर्थ है कि समूह के सदस्यों को एक साथ लाना, एकीकृत करना
और कार्रवाई की एकता प्राप्त करने के लिए समन्वय करना, यही आपका समन्वय होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह है सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है दोहरी लेखा प्रणाली से आशय है। ऑप्शन ए प्रत्येक व्यापारी लेन देन के दो पक्ष होते हैं। ऑप्शन बी सभी लेन देनों को दो खाते बनाए जाते हैं। या ऑप्शन सी सभी व्यापारिक लेन देनों को दो बार लिखते हैं। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोहरी लेखा प्रणाली से आशय है कि प्रत्येक व्यापारी लेन देन के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। नोट में क्या है? नोट में दिया है कि दोहरा लेखा प्रणाली का आशय है कि लेन देन के सौदों में प्रत्येक व्यापारी द्वारा लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है, एक में डेबिट पक्ष, दूसरे में क्रेडिट पक्ष। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 46 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। लाभों के पुनर्निवेशन का आशय है लाभांश का भुगतान नहीं होना, संचय में हस्तांतरण, अवैधानिक आय का अर्जन या व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश। तो लाभों के पुनर्निवेश का आशय है कि व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश। नोट में क्या दिया है? नोट में है आदान प्रदान को पूरा करने के लिए सूचना उस व्यक्ति के पास वापस जानी चाहिए जहां से वह शुरू हुई थी, सूचना भेजने वाले के पास, ताकि उसे सूचना प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया का पता चल सके। सूचना प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया को पुनर्निवेश कहते हैं। क्या कहेंगे? पुनर्निवेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए नए अनुपात में, ऑप्शन बी पुराने अनुपात में, ऑप्शन सी त्याग अनुपात में, या ऑप्शन डी प्राप्ति अनुपात में। तो क्वेश्चन क्या करें? किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर है त्याग के अनुपात से। किसके? जब वह छोड़ के जाता है तो वह अपना हिस्सा प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 48 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है धारा 80 डी संबंधित है। ऑप्शन है विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में, उच्च शिक्षा, एनएससी या चिकित्सा के संबंध में। तो धारा 80 डी संबंधित है विकलांग आश्रित जीवन के निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में। ऑप्शन ए सही है। नोट में क्या है? नोट में दिया है कि धारा 80 डी किसी व्यक्ति को विकलांग से पीड़ित आश्रित के मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या पुनर्वास के लिए किए गए खर्च कटौती का क्लेम करने में सक्षम बनाता है। यह सेक्शन न केवल सीधे मेडिकल खर्चों की अनुमति देता है, बल्कि ऐसे ट्रीटमेंट के संबंध में विशिष्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम भी देता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 49 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है? सीधी रेखा विधि, ह्रासित शेष विधि, वर्ष के अंकों का योग विधि या वार्षिक विधि। तो ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है? तो ह्रासित शेष विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 का बी। तो ये 50 क्वेश्चन आपके अकाउंट के हो गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? आर्य प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तरी प्रांत या अवध प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नोट में क्या है?
साल 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध कर दिया गया था। 1937 में इसका नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया और भारत के संविधान के तहत 24 जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। तो ये आपके मेन टॉपिक हो गए जो मैंने क्लियर कर दिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड प्रोविंस। 51 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कन्नौज, आगरा या प्रयागराज या फिर मथुरा? तो इत्र नगरी के नाम से आपका प्रसिद्ध शहर कन्नौज है। कौन सा है? कन्नौज है। ऑप्शन बी सही है, सॉरी ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 10 फरवरी 1950 को या 24 फरवरी 1950 को? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम आपका 24 जनवरी 1950 को पड़ा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कौन से सन में बना? 26 जनवरी 1950, 15 फरवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 10 जनवरी 1950? तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कौन से सन में बना, ये पूछ रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण राज्य का बन गया था। ऑप्शन ए सही है। 54 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, बरेली, सीतापुर या फिर कानपुर? तो उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई बनाने का प्रमुख केंद्र आपका बरेली है। कौन सा? बरेली। ऑप्शन बी सही, बरेली में दिया सिलाई का यानी माचिस का प्रमुख उद्योग केंद्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 7 अगस्त 1999 में, 5 अगस्त 1992 में, 15 जनवरी 1964 में, 9 नवंबर 2000 में? तो उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चौनफुल, छपेली, नौटंकी या कर्मा? तो उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य आपका नौटंकी है। कौन सा है? नौटंकी सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। और भी हैं कई, जैसे कि आपके हो गए रासलीला, कजरी, चरकुला, राई, डंडापाई, ख्याल, धोबिया, झोरा, चहपल्ली या फिर जैता। ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नौटंकी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों में से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? संगमरमर का पत्थर, डोलोमाइट का पत्थर, चूने का पत्थर या बलुआ का पत्थर? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से आपका संगमरमर का पत्थर प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन ए सही है। 58 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे? कानपुर में, दिल्ली, प्रतापगढ़ या इलाहाबाद में? तो चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे। कब शहीद हुए थे ये भी देख लेते हैं। ये 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, यानी अंग्रेज़ों से जंग छिड़ी। उसके बाद उन्होंने अपनी ही गोली से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है गोरखपुर, सीतापुर, अलीगढ़ या फिर कानपुर? तो उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र आपका कहाँ पे है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा
ताला बनते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना गंडक क्षेत्र, चंबल का क्षेत्र। इसमें बताना है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए सही है। नोट में क्या है? नोट में है उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गंगा यमुना और गंगा घाघरा दोआब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें आपके गोरखपुर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, ये सभी गेहूं के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 61 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? चित्रकूट में, झांसी में, कानपुर में या सोनभद्र में? तो डोलोमाइट के भंडार आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सोनभद्र में। ऑप्शन बी सही है। नोट में क्या है? नोट में है उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा, चंदौली जिलों में पाए जाते हैं। डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसका फार्मूला CaMgCO3 से बना इसका फार्मूला होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? बरेली व रामपुर, मंसूरपुर या नवाबगंज, नोएडा या साहिबाबाद, चुर्क या डल्ला? तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने आपके चुर्क या डल्ला में स्थित हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? 58%, 60%, 66%, 50% या 40%? तो उत्तर प्रदेश में कृषि द्वारा लगभग 66% आय प्राप्त होती है। ऑप्शन बी सही है। कितनी? 66%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? 10%, 7.42%, 6.88% या 4.59%? तो उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.88% रिकॉर्डेड वन है। ऑप्शन सी सही है। नोट में क्या है? नोट में है उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.88% हिस्सा वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का आकार करीब 14,818 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में गंगा के तराई और भावर क्षेत्र में ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.88%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है? कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी या सहारनपुर? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साबुन बनाने का कार्य कानपुर में होता है। कहाँ पे होता है? कानपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कानपुर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र है? वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ या बरेली? तो उत्तर प्रदेश में कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र आपका सहारनपुर है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है? 610 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या 700 किलोमीटर? तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम का आपका 650 किलोमीटर है। कितना? 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला का नाम बलिया और सबसे पश्चिमी जिला का नाम शामली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का कितना विस्तार है? 224 किलोमीटर,
320 किलोमीटर, 240 किलोमीटर या 380 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार आपका 240 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है अथर्ववेद में, रामायण में, महावस्तु में या सामवेद में। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही है, 70 का ए सही है। तो ये दोस्तों आपके 70 क्वेश्चन हो गए जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, जिससे एक एक चीज़ आपको रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। और यह वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यह मैराथन आपकी कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो ऐसे ही बने रहें। जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।